हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है बेटा, वो मैं कोई क्लास लेने नहीं जा रहा हूं या फिर मैं कोई ऐसा टॉपिक को भी लेकर के नहीं आया हूं जो आपके सिलेबस का हो। मैं बेसिकली आज सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चे, जो सेमेस्टर थर्ड के बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, जिनका कल पहला एग्जाम मैथमेटिक्स का एग्जाम था, आई होप कि सबों का एग्जाम जो है बहुत बढ़िया गया होगा। ये मैं उम्मीद करता हूं। लास्ट में मेरे को 6 बजे से 7 बजे के बीच में बहुत सारे कॉल आए कि सर पेपर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे सर मैंने गलत पेपर अपलोड कर दिया। तो मेरे से जितना पॉसिबल हो पाया मैंने सभी का आंसर किया और सभी का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास भी किया, जिसमें मोर देन 50 स्टूडेंट्स ने मेरे को लगभग कॉल किया था। हमको लगता है 50 क्या उससे कहीं ज्यादा स्टूडेंट ने कॉल किया था। तो बेटा एक चीज तो आप लोग पहले ये चीज जान लो कि कभी भी जब आप एग्जाम दो तो माइंड को कंसंट्रेट करके दो, ठीक ना। कोई आपको जल्दीबाजी नहीं है, किसी भी तरह का कोई मन में डर मत लाइए, ठीक है। आप प्रॉपर जो है चेक कर लीजिए, देन उसके बाद फिर आप वर्क को कंप्लीट करिए, ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा था कल बहुतों का क्वेश्चन, सर मैंने दूसरा पेपर अपलोड कर दिया, सर मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो चलो कल तो पहला दिन था तो सभी का कंसिडर्ड हो गया और सभी का मैंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दिया। लेकिन अगर आप ऐसे गलती कंटिन्यू करेंगे बेटा तो ये फिर आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह है ना। तो ये चीज से बचिए आप, ठीक है। क्योंकि आप सेमेस्टर थर्ड के बच्चे हैं, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, आप कुछ दिन के बाद ग्रेजुएट डिग्री ले लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, एक आपके पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है जब आप एक ग्रेजुएट का डिग्री ले लेते हो। तो ये सब चीज को थोड़ा ख्याल रखेंगे नेक्स्ट एग्जाम से। मैं आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि सर ऐसा है, आपने जो अब तक जो टॉपिक कवर अप कराया वो तो मेरे कोर्सेज के बारे में थे, लेकिन एक ऐसा पेपर है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स जिसका मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है। बहुतों बच्चों ने ये बात बोला। तो बेटा देखो, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का बुक्स अवेलेबल है या नहीं है वो तो सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन है तो अब बुक मिलेगा नहीं। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का जो बुक्स है वो मनी एंड बैंकिंग के नाम से मार्केट में चलता है। तो मनी एंड बैंकिंग का जो बुक्स है वो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का एक ही बुक है, अलग से कोई मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के नाम से कोई बुक नहीं आती है मार्केट में। हाँ आती है, सुल्तान चांद की बुक आती है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स की बुक आती है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारी किताबें हैं जो आती है। सुल्तान चांद में तो डायरेक्टली जो एस चांद की बुक है उसमें डायरेक्टली जो है आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स लिख करके ही आता है वो किताब। तो खैर अब बुक खरीदने का समय नहीं है। तो मैं आज का जो लेक्चर देने जा रहा हूं, आज का जो मैं बातें करने जा रहा हूं, लगभग मैं अप्रॉक्स 12 से 15 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और यकीन मानो अगर वो 12 से 15 क्वेश्चन आपने सही कर लिया, लिख लिया, तो आपका सभी का सबसी में एक बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। मे भी हो सकता है कोई क्वेश्चन डायरेक्टली मैच भी कर जाए, कोई क्वेश्चन डायरेक्टली मैच ना भी करे, तो ये भी हो सकता है। दोनों परसेप्शन हम लगा सकते हैं कि मैच कर भी सकता है, मैच ना भी कर सकता है। लेकिन ये 12 क्वेश्चन जिस बच्चों ने कवर अप कर लिया, समझो उसका तो कल्याण हो गया, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस भी करूंगा और साथ में इसका आंसर में आप क्या क्या लिखेंगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं पैटर्न बता दूं सबसे पहले। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 में से कोई भी 5 करने रहते हैं आपको। 20-20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो आपको करने पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है। तो पेपर का कोड जो है, पेपर जो है वो आपका GE03 है, GE03 है। और बेटा इसका जो एग्जाम जो होगा ना, जो एग्जाम डेट जो है, ये किस दिन एग्जाम होगा सर? तो ये एग्जाम होगा आपका 2 जून 2021 को एग्जाम होगा। दिन है उस दिन वेडनेसडे, तो इस दिन एग्जाम होगा।
बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि सर आप इसका एक जो है मेरे को एक लेक्चर दे दीजिए, तो मैं वही सोच करके मैंने आज एक इसी को टॉपिक को मैंने उठाया है। तो यकीन मानो हमको लगता है इसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, लिखते जाएंगे क्वेश्चन, डिफाइन मनी and discuss its function. Define money and discuss its function. Also describe the importance of money. आई बात समझ में? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन से तो क्वेश्चंस आपके में भी आ सकते हैं, डायरेक्टली आ सकते हैं। तो सर इसमें हम डेफिनेशंस में क्या क्या डालेंगे, तो मैं बता दूं डेफिनेशंस के पार्ट में देखो एक चीज मैं बता देता हूं, मनी जो है वो दो टाइप से डिफाइन किया गया है। पहला जो डिफाइन किया गया है ना बच्चा, वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, और दूसरा जो डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो आप सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है मनी का, ठीक है, वो परिभाषा जो है आप वो लिखेंगे। एंड देन इसके बाद उसके जो कार्य है, देखो मैं हिंदी में भी बता देता हूं, डेफिनेशन ऑफ मनी मतलब मनी की जो परिभाषा है वो, और इसके जो कार्य हैं वो क्या क्या कार्य हैं वो लिखेंगे। तो जैसे फंक्शन ऑफ मनी में आपका तीन तरह के फंक्शंस होते हैं। पहला तो प्राइमरी फंक्शन होगा, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन होगा, और तीसरा जो है कंटिजेंट फंक्शन होगा, और चौथा जो है वो अदर फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये चार अलग अलग फंक्शंस होते हैं मनी के। तो ये चारों फंक्शंस को आप अपने आंसर शीट में लिखेंगे। इज इट क्लियर? एंड लास्ट जो है आपका व्हाट आर द इंपॉर्टेंस। तो हमारा इंपॉर्टेंस क्या है मनी का, तो इंपॉर्टेंस जो है जीवन में क्या है, क्या महत्व रखता है, ये चीज को आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। इज इट क्लियर? पहला क्वेश्चन कहानी खत्म। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पेपर मनी। पेपर, देखो एक होता है प्लास्टिक मनी, एक होता है पेपर मनी। मैंने पेपर मनी पूछ रखा है कि पेपर मनी क्या है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हमको बेसिकली यहां पे दो चीज पढ़ने हैं कि पेपर मनी क्या है, एंड देन इसके पास इसका क्या एडवांटेज है, क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है। बात समझ में आ रही? क्या कमी है और क्या इसके में एडवांटेज है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इसके अलावे जो क्वेश्चन हम कवर अप करने वाले हैं वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन Gresham's law. Explain its limitation. क्या चाहिए बेटा? लिमिटेशन। एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन। देन इसके बाद है इसी में डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड मनी एंड बैड मनी। आपको
गुड मनी और बैड मनी के बारे में आपको डिस्कस करने हैं। इज इट क्लियर? गुड मनी और बैड मनी के बारे में डिस्कस करने। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले तो ये बताइए कि ग्रीशम लॉ जो है वो क्या होता है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रीशम लॉ जो है वो क्या है। ठीक है, तो एक बात बता दो, ग्रेशम जो है वो आपके एक पर्सन थे, सर थॉमस ग्रेशम। देखो, जब फॉरेन में क्या होता है ना, जब किसी को किसी भी तरह का जब उपाधि दिया जाता है तो उसको सर से इंडिकेट किया जाता है। तो सर थॉमस ग्रेशम ने क्या किया था, ये लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक ना, ये लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और वो आपका ये कौन थे, तो ये जो थे वो आपके इंग्लैंड के एक बिजनेसमैन थे। बात समझ में आ रही? ये आपके इंग्लैंड के एक बिजनेसमैन थे। और याद रखना, जो क्वीन एलिजाबेथ जो थी ना, उसी के दौरान जो है ये वाला लॉ जो है ये आया था। और इसमें साफ साफ जो है ग्रेशम लॉ ने बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन ये बातें करा था। तो सर यहाँ पे ग्रेशम लॉ ने क्या बोला था, सर थॉमस ग्रेशम ने क्या बोला था कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। बैड मनी ये ड्राइव करता है कि गुड मनी जो है वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है। ये बातें इसने करा था। तो इसने आपका 3 बातें को कंसल्ट करा था। एक ह्यूमन का नेचर को लिया था, दूसरा आपका होर्डिंग ऑफ मनी को ले रखा था, तीसरा आपका मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स को ले रखा था, और चौथा जो है आपका फॉरेन पेमेंट्स को ले रखा था। तो ये सारे चीजों को लेकर के ग्रासम ने अपना एक सिद्धांत जो है वो बनाया था। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन में मेंशन करने आंसर में। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन के आंसर में आपको वो मेंशन करने। तो 3 क्वेश्चन तो बेटा यहाँ पे हो गया। मैं इसके अलावे भी और भी बहुत सारे अभी 12 क्वेश्चन और 9-10 क्वेश्चन और कवर अप करूंगा मैं। और ये सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लोगे तो यकीन मानो आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। एक चीज और मैं बता दूं आप सभी को, एग्जाम जो है वो है आपका 2 जून। लेकिन मैं आज ही ये वीडियो अपलोड इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पढ़ने का समय मिल जाए। ऐसे तो ये वीडियो मेरे को बहुत पहले कर देने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू you mean by value of money? What do you mean by value of money? Value of money क्या होता है? How do you measure the changes in the value of money? कौन कौन सा मेजर जो है वो चेंज करता है वैल्यू ऑफ मनी को? तो ये एक क्वेश्चन है। तो वैल्यू ऑफ मनी जो है इसमें आपका क्या क्या जाएगा वो भी मैं बता देता हूं। 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ, तो वैल्यू ऑफ मनी में आप सबसे पहली बात आप क्या क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला तो आपका वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ मनी जो है उसका क्या मीनिंग है ये आप डेफिनेशंस में डालेंगे। देन इसके बाद इसके जो कंसिक्वेंसेस है, जैसे इसके 3 कंसिक्वेंसेस है, होलसेल वैल्यू, रिटेल वैल्यू, बात समझ में आ रही है, और आपका लेबर वैल्यू। तो 3 कंसिक्वेंसेस है, तीनों कंसिक्वेंसेस को डालेंगे यहाँ पे। एंड देन इसके बाद हाउ डू यू मेजर ऑफ चेंजेस द वैल्यू ऑफ मनी, कैसे आपका वैल्यू ऑफ मनी जो है चेंज करता है। तो इसको लेकर के भी आप बात करेंगे जिसमें आपका इंडेक्सेशन आ जाता है। इज इट क्लियर? तो ये आप आंसर देंगे चौथे क्वेश्चन में। जैसे चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, ठीक ना, एक और क्वेश्चन आप लोग आंसर तैयार करोगे अपना। 5वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन critically the
क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है, आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसके भी आंसर जो है, अच्छा सर अगर आंसर आपको नहीं मिलेगा तो आप मेरे को पर्सनली जो है मैसेज कर देना, मैं सारे ग्रुप में इसका आंसर भी फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। ठीक है, तो आंसर अगर नहीं मिलेगा तो ये एक आप लोग के लिए एक अच्छा, लेकिन हाँ मैं हिंदी में मेरे पास क्योंकि अभी बुक अवेलेबल नहीं है तो हिंदी में मैं नहीं भेज सकता हूं, मैं इंग्लिश में भेज पाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि बुक से ही मैं भेजूंगा तो मैं इंग्लिश वाले बुक से मैं भेज दूंगा। देन इसके बाद एक दो क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ मनी? सप्लाई ऑफ मनी मतलब मनी का आपूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। और इसके डिस्कस एट्स वेरियस कॉन्सेप्ट, इसके अवधारणा को आप डिस्कस एट्स वेरियस कॉन्सेप्ट, इसके अवधारणा को आप डिस्कस करिए, है ना, डिस्क्राइब करिए कॉन्सेप्ट। तो ये चीज है, तो आपका ये भी आप जैसे कंप्लीट कर लोगे, ठीक ना। मैंने सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है मैंने इसके बारे में बताया कि सप्लाई ऑफ मनी वाला क्वेश्चन जो है एक आ सकता है आपके एग्जाम में। इसी का क्या वेरियस कॉन्सेप्ट है, ये भी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये साथ में एक ही बार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, है ना। तो इसलिए इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और आई अगेन रिपीट कि अगर किन्हीं को कोई आंसर खोजने में कोई परेशानी हो रही होगी तो मैं उन लोगों को मैं हेल्प कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिट है बेटा आप लोग का इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन से रिलेटेड। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति बोला जाता है इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? पैसे बढ़ना, मतलब आज का पैसा कल का 1 रुपया नहीं कहलाएगा वो। एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, इसके डिफरेंट विभिन्न प्रकार जो हैं, इसके अलग अलग जो प्रकार हैं उसको आप एक्सप्लेन करिए, उसको परिभाषित करिए। मुद्रास्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, ये आप डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि थोड़ा कोटेशन होगा। कोटेशन क्या लिखा रहता है मैं बता रहा हूं, इसको मैं समझा भी देता हूं। इन्फ्लेशन इज अनजस्ट, इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन is inexpedient. Of the two perhaps deflation is रॉश। देखो ये एक कोटेशन है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस है। एक्सप्लेन, ये सेंटेंस का क्या मतलब होता है वो मैं समझा देता हूं। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, यह एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करिए। तो देखो इस स्टेटमेंट का सीधा सा एक लाइन में ये बोला जाता है, इन्फ्लेशन जो है इसका मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति तेज होना, और डिफ्लेशन कहने का मतलब मुद्रास्फीति डिक्लाइन करना, डाउन करना। तो बेटा ऐसा है, मुद्रास्फीति जो है वो अगर चेंज होता है, वो बढ़ता है, ऊपर जाता है, तो उससे कहीं ज्यादा नुकसान है
आपका डिफ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन इज लेस डेंजरस देन डिफ्लेशन, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं डिफ्लेशन इज मोर डेंजरस देन इन्फ्लेशन। आई बात समझ में? तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट कैसे होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करने हैं। इज इट क्लियर? इसको आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बेटा मैंने कर दिया, 8 क्वेश्चन कर दिया, और मात्र 4 क्वेश्चन करूंगा। 4 क्वेश्चन करने के बाद आप यही 12 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यकीन मानो हो सकता है 10 का 10 क्वेश्चन मैच कर जाए, 10 का 10। अब ये मत अपना दिमाग कभी नहीं लगाएंगे कि नहीं अमित सर ने तो 12 क्वेश्चन लिख रखा है तो 12 में से यार 6 कर लो, ठीक है ना, और 6 जो है वही आएगा एग्जाम में, 5 उसी में से कर लेंगे। तो ये गलती भूल के मत करना, ठीक है ना, अपना दिमाग नहीं लगाने, अपने दिमाग आप घर पे रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यूनिट से लेकर के, डिफाइन द गोल्ड स्टैंडर्ड and describe gold standard and describe its form, ये लेना है। explain its merit and demerits इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स जो है आपको फाइंड आउट करने हैं। इज इट क्लियर? इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं वो आपको लिखने हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड्स जो है क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं वो लिखना है, और इसका एक्सप्लेन करना है आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स। देखो इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। देखो पहले क्या था ना, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, मार्केट जो है, या एक मार्केट होता है, बाजार होता है, वो बाजार काफी डाउनफॉल जा रहा है। तो डाउनफॉल जाने के पीछे रीजन क्या है, मतलब वो डिक्लाइन होने के पीछे क्या रीजन है, ये भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो ये मेरा 10वां क्वेश्चन होगा, और 10वां क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ explain the causes of downfall of gold standard। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो डाउनफॉल कैसे करता है, उसका क्या कारण क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है डाउनफॉल होने का क्या कारण है, ये आपको लिखना है। तो इसमें लगभग 10 पॉइंट मिलते हैं। तो ये 10 पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आप मोर देन सफिशिएंट है, आपका 10 का 10 पॉइंट, ठीक है। उससे ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर एक क्वेश्चन और बता दो, 11वां क्वेश्चन, ये तो 11वां क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता देता हूं। इसका कहने का मतलब आप ये क्वेश्चन को तो रट के जाएंगे, मेरे को पता है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स and functions of international monetary fund, अंतरराष्ट्रीय बाजार ना, सॉरी अंतरराष्ट्रीय बाजार नहीं, इंटरनेशनल मौद्रिक फंड कोष, इंटरनेशनल मौद्रिक कोष, ठीक ना। क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका कार्य क्या है, और इसके एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या है। तो भैया इसके एडवांटेज मतलब इसका लाभ क्या है वो भी मेंशन करने हैं, और इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, क्रिटिसिज्म, ये भी आपको मेंशन करने हैं। देखो जो मैं लिखा रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि यही आएगा, हो सकता है यहां पे बस ये क्वेश्चन पूछ दे, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बस नथिंग एल्स। इसके आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आप बस उसका आधा ही आंसर डालेंगे। बात समझ में आ रही, पूरा नहीं डालेंगे। अगर आपको ये बोलते डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, तो आप वहीं तक आंसर देंगे। और अगर ये लिख दे, ये भी लिख दे, या फिर ऐसे लिख दे,
डिफाइन डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी फंड, फंक्शन नहीं पूछा तो फंक्शन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ बोल दिया कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल फंड, तो फंक्शन भी नहीं लिखेंगे और क्रिटिसिज्म भी नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है उसके अनुसार जो है आप अपना आंसर देंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन द टर्म्स, डिफाइन द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ क्या चीज, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिफाइन द टर्म्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है इसको परिभाषित करिए, और इसका क्या डिफरेंसेस है, डिस्टिंग्विश द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट with या from बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन करने हैं, वो भी आपको लिखने हैं। तो एक बात बता दूं, कभी भी जब आप डिफरेंसेस लिखेंगे तो डिफरेंसेस लिखने का आंसर जो है कुछ इस टाइप से होगा, ये कॉलम बना लेना, यहां पे एक कॉलम बना लेना जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का, दूसरा कॉलम बन गया बैलेंस ऑफ ट्रेड का, और लिख लो, और बगल में फिर अगर आपको और मन है तो आगे बेसिस, किस बेसिस के हिसाब से आपने बांटा है, ये इस टाइप से डेफिनेशन लिखेंगे, डिफरेंसेस लिखेंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि ये टाइप का डिफरेंसेस लिखने से आपको स्कोर जो है वो ज्यादा मिलता है। देखो एक बात मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने टोटल 12 क्वेश्चन लिया है, और यही 12 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या तो इसके अलावा अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर मिसमैच कर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 12 क्वेश्चन आप कवर अप कर लोगे तो आपके 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएंगे, कंफर्म 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने ये इसलिए इंपॉर्टेंट बताया क्योंकि आपका ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक के बुक्स जो है बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाया था। अच्छा, इसको सर हम लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए आप कुछ नहीं रखेंगे, ठीक ना, आप मैक्सिमम जो है टू द पॉइंट आंसर देंगे, ये नहीं कि राम कहानी आप लिखने लगे, टू द पॉइंट आंसर देने से आपको कम पेज में ही आप अच्छा मेंशन कर दोगे अपना आंसर को। इज इट क्लियर? तो अगेन आई रिपीट, अगर किन्हीं बच्चों को कोई डाउट आ रहा होगा कि सर हमको इसके आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप मेरे को बता देना, मैं इस सभी का, अच्छा सबका मतलब कोई भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन के आंसर आपको अवेलेबल नहीं है तो वो क्वेश्चन का आप मेरे को भेज देना कि सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, तो मैं उस क्वेश्चन को फीडबैक दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।